Hello students, this is Divasya International Public School Online Education and this is a video part 2. In this video we are going to continue the series of 100 rules of finding errors in English sentences, and in part 1 video we have already seen the 10 rules regarding to the subject verb agreement. Now in this video we are going to see the next rules which are related to the participles and infinitives. So let's see it. So here the use of participles and infinitives. तो इन्फिनिटिव्स एंड ये पार्टिसिपल्स का यूज़ किस तरह से हमें करना है और इनमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, इनके रूल्स हमें पता होंगे तो इनमें जो मिस्टेक्स या एरर बना करके हमें सेंटेंस दिए होंगे हम उन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे. सो फर्स्ट रूल इज़ इफ़ देयर आर दिस काइंड ऑफ वर्ब्स और द वर्ब्स विच आर प्रेजेंटेड इन दिस लिस्ट 11, रूल नंबर 11, which are ask, advise, allow, command, force, forbid, invite, encourage, compel, beg, order, imagine, instruct, permit, persuade, tell, required, remind, teach, etc. are followed by object plus 2 plus V2. This is we have explained. Now we are going to see if the so correct answer is he advised me to do it. But if these are used in the passive voice, अगर इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया होता तो इन दैट केस इट विल बी फॉलोड बाय 2 प्लस वर्ब मीन्स बी, मीन्स फर्स्ट वर्ब जो होगी उसको फॉलो करता हुआ सेंटेंस का फ्रेमिंग होगा 2 प्लस फर्स्ट वर्ब. सो सी वॉज परमिटेड टू गो, सी वॉज परमिटेड टू गो. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. देखिए एक्टिव वॉइस में जो था वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब, इसको यहाँ दिखाएंगे ऐसे ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस वर्ब था. लेकिन अगर आप उसका पैसिव बनाते हैं तब आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको डायरेक्टली 2 प्लस वर्ब आप लिख सकते हैं. तो ये डिफरेंस रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. और जो हमारा इनकरेक्शन था वो तो हमने पहले देख ही लिया है, ये ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है. यहाँ पे एडवाइस जो हमारी लिस्ट वाली वर्ब है वो है, तो इसके बाद में डायरेक्टली टू डू लिख दिया है, तो बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था जो नहीं दिया था. तो उसी वजह से हमने यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस में मी को ऐड किया है, एडवाइज्ड मी. सो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बाद में टू एंड देन सेकेंड वर्ब डू. ओके, सो ये हमारा इनकरेक्ट फॉर्म था. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट रूल. द रूल नंबर 12, नो इज़ फॉलोड बाय द हाउ, व्हेन, वेयर, वाई एंड इन्फिनिटिव्स. तो नो नाम की जो वर्ब है हमारी, वो वर्ब के बाद में हम हाउ, वेयर, व्हेन, वाई का फॉर ये इंट्रोगेटिव प्रीपोजिशंस प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई नो टू राइट अ लेटर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा कि मैं लेटर, आई नो टू राइट, लेटर लिखने के लिए मैं जानता हूँ. तो ये टू राइट यहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा, बना ही नहीं रहा है. एंड करेक्ट करने के लिए इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा कि आई नो हाउ टू राइट, मुझे पता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है. अब अगर यहाँ पर आप वेयर, वैन और वाई लगाना चाहें तो लगा के देख लीजिए, लेकिन वो सेंस नहीं बनाएगा. ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में ओनली सिर्फ रूल्स हमेशा पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉलो नहीं किए जाते, साथ में कॉन्टेक्स्ट भी देखा जाता है और सेंसिबिलिटी भी देखी जाती है कि सेंस दिस सेंटेंस इज मेकिंग एनी सेंसिबिलिटी और नॉट, मीन्स एनी सेंस इट इज़ क्रिएटिंग और नॉट, और इज इट जस्ट इलॉजिकल सेंटेंस फ्रेमिंग एंड विच इज़ फॉलोइंग द ग्रामर रूल्स बट नॉट मेकिंग एनी सेंस. सो ग्रामर का रूल मीन्स, ग्रामर का सबसे पहला डेफिनेशन में यही आता है स्टार्टिंग में, it means the framing of the word in such a way that they are following such set of rules and also making some sense also, some meaning also of that sentence. So I know how to write a letter, but if you are writing using where in place of how, I know where to write a letter, मुझे पता है लेटर कहाँ लिखा जाता है. तो लेटर लिखने की कोई प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती. जब तक आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट या कोई स्टोरी पीछे ना चल रही हो बैकग्राउंड में, तब तक आप इस वेयर का इनडायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. सो वेयर सेंस नहीं बनाएगा. वैन लगाएंगे, मुझे पता है कि लेटर कब लिखा जाता है, इसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं होता है कि आप दिन में लिख रहे हो या रात में लिख रहे हो, ये भी सेंस नहीं बनता जब तक कि आपके पास कोई पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी ना हो. देन वाई, और मुझे लेटर क्यों लिखना चाहिए, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है, जो रीज़न आपके पास फिर पीछे स्टोरी होनी चाहिए बैकअप में, तब आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे लेटर क्यों लिखना है, तब वो सेंटेंस वहाँ पे मीनिंग दिखा रहा होगा. बिना कोई स्टोरी के अगर लिखना है तो आप हाउ से ही कर सकते हैं. कैसे लिखा जाता है वो जनरली हर इंसान को
लेटर लिखने आना चाहिए, तो यहाँ पर ये सेंस बन सकता है। दैन 13 नंबर रूल इज़ आफ्टर लेट, बिड, बिहोल्ड। ये बिड वर्ड जो है वो मोस्टली लोगों को विश करने के लिए, अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जब इवनिंग के बाद में लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, गुड नाइट वगैरह कहते हैं, उस टाइम पर ये बिड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मीनिंग इसका है किसी चीज़ पर दांव लगाना होता है, जैसे रेस में हो गया, जुआ, जो हम गैम्बलिंग हो गई, उसके अंदर जो बैटिंग करते हैं उसमें भी ये बिडिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक, etc वी यूज़ बेर इन्फिनेटिव, नॉट टू इन्फिनेटिव। अभी टू इन्फिनेटिव मतलब वर्ब के पहले टू आएगा, बेर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब के पहले टू नहीं आएगा। वर्ब कौन सी? एक सेंटेंस के अंदर जो दूसरी वर्ब आती है, सेकेंड वर्ब, दैट वर्ब विल नॉट टेक टू एज अ सपोर्टर। सो एग्जाम्पल के तौर पर ये जो वर्ब के नाम दिए गए उसमें etc जो लिखा हो, सो यहाँ पे हर्ड वर्ब, हियर जो वर्ब है वो लिस्ट में नहीं दी है लेकिन एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो हियर का ये पास्ट फॉर्म है। सो आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, मैंने उसे कई सब्जेक्ट्स पर बोलते हुए सुना है। तब यहाँ पे हर्ड नाम की जो वर्ब है वो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग है कि इस तरह के अगर वर्ब्स आते हैं तो उनके बाद में सेकंड और वर्ब आती है, दूसरी वर्ब आती है, तब आपको टू नाम का इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेर इन्फिनेटिव यूज़ करना है विदाउट टू। सो राइट करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हर्ड हिम स्पीक, नॉट टू स्पीक। आपको टू स्पीक नहीं लिखना है, यहाँ पे टू रॉन्ग आता है क्योंकि हर्ड नाम की वर्ब बेर इन्फिनेटिव को लेती है, आई हर्ड है। सिमिलरली अगर आप इसको दूसरे सेंटेंस की वर्ब्स में अगर फ्रेमिंग करते हैं, वॉच, सी, फील, तब भी आप इनको टू नहीं लगाएंगे स्पीक के पहले। देन 14 नंबर जो रूल है, बेर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट। अब ये डेयर नॉट और नीड नॉट का भी अलग से रूल है, वो नीचे हम देखेंगे। सो इनके साथ में इन्फिनेटिव जो होते हैं वो बेर वाले लगते हैं, ये टू वाले लेते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इनसे बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं एरर वाले, तो ये याद रखना है स्पेशली, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा इस रूल को कि ये बेर इन्फिनेटिव विदाउट टू वाले जो इन्फिनेटिव्स हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में कंपलसरीली आते हैं। एग्जाम्पल, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड। तो नीड नॉट, यहाँ पर नीड नॉट और डेयर नॉट अगर आते हैं तो ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करते हैं, तब हमको टू नहीं लगाना चाहिए। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, टू नहीं लगाना है, दैट विल बी द करेक्ट। यू नीड नॉट वर्क हार्ड, यू नीड नॉट वर्क हार्ड। देन नेक्स्ट वन, 15 number rule is had better, had rather, had as soon as, had sooner, etc are followed by the bare infinitives। ये तो ये भी हमारे एक तरह से कंजक्शंस हैं जो कंजक्शन नाम के चैप्टर में 11th एंड लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। आपको इनको भी रिफ़र कर लेना चाहिए टाइम निकाल कर, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी फेमस इन मेकिंग द error sentences and these are very much we can say liking topic of examiners who use this topic to create error sentences in different various examinations. So example is he had better to go now. This is an incorrect one. ही हैड बेटर गो नाउ, आपको टू नहीं लगाना है यहाँ पे। हैड बेटर, हैड रादर, हैड एज सुन एज, हैड सूनर, ये वाले कंजक्शन अगर आते हैं तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है टू का, बेर इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो करेक्ट इज़ ही हैड बेटर गो नाउ, गो के पहले टू नहीं लगाना है। 16 नंबर रूल इज़ द कंजक्शन दैट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय बेर इन्फिनेटिव। कुछ ऐसे कंजक्शंस भी हैं जो बेर इन्फिनेटिव के बाद में भी आते हैं, फॉलोड बाय बेर इन्फिनेटिव, मतलब वो लगाने के बाद में आप बेर इन्फिनेटिव करके वर्ब्स डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही हैड बेटर रीड। तो यहाँ पे ये हो गया कंजक्शन हैड बेटर और रीड देन टू राइट। तो यहाँ पे टू जो है वो नहीं आएगा राइट के बाद में, बिकॉज ऑलरेडी हैड बेटर आ चुका है और फर्स्ट वर्ब जो है हमारी रीड है, दिस वन मिनट।
दिस हैड बेटर, तो यहाँ पे आपका जो टू है वो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी वर्ब वन आ चुकी है और ये सेकंड वर्ब है। तो दो वर्ब जब आती हैं तब हम इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बात सही है। लेकिन अगर आपका ये कंजक्शन के तौर पर ये हैड बेटर आया हुआ है यहाँ पर, तब इस केस में आप यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, उस टू को हम हटा देंगे और देन राइट कर देंगे करेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा या सेंटेंस बन जाएगा। देन 17 नंबर रूल इज़ व्हेन बट इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। अगर बट को आप प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एंड प्रीसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके पहले अगर कोई वर्ब आई है, वर्ब डू, अगर उसके पहले वर्ब डू आई है, देन बट इज़ फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव। बट है, बट के पहले डू है, मीन्स डू एंड बट आए हुए हैं सीक्वेंस में, पहले डू है देन बट एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, देन इन दैट केस आप बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट, तो ये डू का फॉर्म है डिड, ठीक है। ये जो डिड है वो डू का ही पास्ट फॉर्म है। डू आ गया तो उसके बाद में आपको ये बट आया हुआ है, डिड आया देन बट आया, तब आपको अब इसके बाद आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे वेंडर के पहले। वेंडर इज़ द सेकेंड वर्ब, तो उसके पहले आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, तो टू को रिमूव कर देंगे। तो राइट आंसर विल बी ही डिड नथिंग बट वेंडर। ही डिड नथिंग बट वेंडर, उसने कुछ नहीं किया, बस घूमना ही पसंद किया है या घूमने का ही काम किया है। सो अगर डू आया है बट आया है तब आप टू नहीं लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। 80 नंबर, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जो पार्टिसिपल्स होते हैं, हमारे यहाँ पार्टिसिपल की स्पेलिंग रॉन्ग है। पार्टिसिपल अगर आपके हैं तो उनका कोई सब्जेक्ट होगा जिसको वो रिफ़र कर रहे होंगे रेफरेंस के तौर पर। तो पार्टिसिपल्स में हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वालों की बात हो रही है। ऊपर अभी तक हमने इन्फिनेटिव वाले रूल्स देखे, अब हम पार्टिसिपल्स के रूल देखने जा रहे हैं। सो बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। तो बीइंग एक बरसात वाला दिन होने की वजह से विजय ने रुकने का फ़ैसला लिया। तो अब यहाँ पर बीइंग जो है वो डायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है कि बीइंग किसको रिफ़र कर रहा है। तो इसको दिखाने के लिए आप यहाँ पे इट का इस्तेमाल किया जाता है कि इट इज़ बीइंग अ रेनी डे। यहाँ आज का दिन, यह दिन या ये टाइम, ये मोमेंट रेनी डे होने की वजह से विजय ने रुकने का फ़ैसला लिया, घर पर ही रुकने का फ़ैसला लिया। तो यहाँ पे रेफरेंस टू सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ध्यान में रखना है कि पार्टिसिपल्स ये बीइंग है, जिनके अंदर आईएनजी आता है वो बीइंग पार्टिसिपल्स हैं। इनका इस्तेमाल आपको बहुत ही समझ के करना है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। और बिल्कुल पार्टिसिपल का एक पार्ट है जिरंड, वो थोड़े से डिफरेंट रूल को यूज़ करता है। मीन्स जिरंड जो होते हैं वो डायरेक्टली नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन मीन्स जहाँ पर किसी का नेम, सेंटेंस में हम नेम को रिफ़र कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के नॉमेनक्लेचर को रिफ़र कर रहे हैं, एट दैट टाइम दिस मीन्स आईएनजी फॉर्म वर्ब इज़ यूज, इनको जिरंड के तौर पे माना जाता है। कि स्लीपिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये स्लीपिंग जो है यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रही है। अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ स्लीपिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो स्लीपिंग इज़ वर्किंग एज अ नाउन, तब इसको जिरंड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बीइंग अ रेनी डे, तो इसके बाद में फिर आगे सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये दो सेंटेंस बस कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम वाला काम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टू रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ रूल नंबर 19। अब ये रूल जो है आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हुए हैं या एनी परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है, तो उसमें हैव करके आता है कि आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है तो आई हैव बीन कंप्लीटिंग, तो इस तरह से बीन लगा के कंप्लीटिंग लिखा रहता है एक्टिव वॉइस में। तो कई बार कुछ सेंटेंस जो होते हैं वो हैविंग से भी स्टार्ट होते हैं, हैविंग बीन डूइंग दिस और हैविंग डूइंग दिस सिंस लास्ट, तो इस तरह से सेंटेंस कई सारे आते हैं। सो हैविंग प्लस वर्ब, अगर इस तरह का फॉर्मेट है वर्ब का सेंटेंस का, देन इट इज़ कंसिडर एज एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस है आपका तो आप हैविंग प्लस वर्ब लगा सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपका पैसिव वॉइस है उसका हैविंग बीन देन वर्ब है और बीइंग प्लस वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस होने की वजह से इसमें आप आफ्टर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आफ्टर AFTER
इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये सेंटेंसेस के अंदर वो टेंस जब हम अपने उनके टॉपिक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट्स और दिस टाइप ऑफ रूल इज़ देयर कि आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड, लीडर के मारे जाने के बाद में द फॉलोअर्स रन अवे, तो फॉलोअर्स भाग गए। तो इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आपको पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, इस तरह के फॉर्मेट में जाना पड़ेगा जो रियल फॉर्मेट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। सो द लीडर हैविंग बीन किल्ड, तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, लीडर हैविंग बीन किल्ड, लीडर को किसी के द्वारा मार दिया गया। उसके बाद में हमारे ये फॉलोअर्स जो थे वो चले गए या भाग गए। तो यहाँ पे बाद में वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आफ्टर वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये खासियत है कि जब इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को रिप्लेस या दो इंसिडेंट को एक साथ एक सेंटेंस में दिखा रहे हैं, तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाद वाली फीलिंग या बाद वाला जो वर्ड है वो मीनिंग आ जाता है उसके अंदर। तो लीडर के मारे जाने के बाद नहीं, सीधी सी बात है कि फॉलोअर्स भागेंगे। लीडर मरा नहीं, उसके पहले कोई फॉलोअर्स भागते नहीं, तो कॉमन सेंस की वाली बात है। तो ये बाद वर्ड के लिए आफ्टर वर्ड शो नहीं करना पड़ता, आफ्टर नाम का शब्द जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो इनकरेक्ट है। सो द लीडर हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, द फॉलोअर्स ran away. Then 20 number rule. So in 20 number rule कुछ इस तरह से पार्टिसिपल्स जो हैं कंसीडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, ईटीसी, इस तरह की जो ये पार्टिसिपल्स हैं, ये इनको अपने आप को मीनिंग देने के लिए किसी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं, आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब्स होती हैं, वो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस मांगती हैं। ऊपर रूल अभी हमने देखा था वो रेनिंग वाला, बीइंग रेनी डे, तो इट इज़ बीइंग रेनी डे इस तरह से कंसिडर करना था, इट को सब्जेक्ट के तौर पर लेना था। बट ये जो ऊपर वर्ब्स दी हुई हैं, कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, इन वर्ब्स के साथ में ये आपको सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द केस, केस को ध्यान में रखते हुए आई टुक द डिसीजन, मैंने फैसला ले लिया। सो कंसिडरिंग को यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए, बस ये अकेले नहीं। नो, सो हेयर आई इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसिडरिंग, so there is no subject of reference for considering, still the sentence is correct। तो कुछ इस तरह की वर्ब्स हैं जो बिना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के भी अपना सेंस बनाती हैं, मीनिंग जनरेट करती हैं, और उनको हमें एक्सेप्शनल केस में याद रखना है। कंसिडरिंग, जजिंग, रिफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, ईटीसी। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ वर्ब। ये भी एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर हमको कुछ एक्सेप्शनल केसेस वाले जो वर्ब्स के रूल्स होते हैं उनका ध्यान रखना है, जिनका यूज़ करके एरर सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो 21st रूल इज़ व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, दे आर नॉट इन अ सेम नंबर, देन वी मस्ट हैव टू यूज़ सेपरेट ऑक्सिलरीज। इज ऑक्सिलरी मीन्स ये इज एम आर, जो सिंपल ऑक्सिलरीज होती हैं वो इज एम आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, फॉर बोथ ऑफ देम। अगर आपके एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, मतलब एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, इन दैट केस आपको सेपरेट ऑक्सिलरीज लेनी पड़ेगी। एग्जांपल, 3 किल्ड एंड 1 वेर इंजर्ड। तो यहाँ पर यस इनकरेक्ट सेंटेंस है फर्स्ट वाला कि आपके जो 3 हैं ये तो प्लूरल है और 1 ये सिंगुलर है, तो दोनों के लिए आप वेर कैसे लगा सकते हैं, ऐसा कहने की ये रूल ऐसा कह रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए अलग से वर्ब लगानी पड़ेगी, वेर, 3 वेर किल्ड, 3 मारे गए, और 1 वॉज इंजर्ड, और 1 के लिए डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब लेनी पड़ेगी, वॉज सिंगुलर वाली लेनी पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लेनी पड़ेगी, हमारा वीडियो 1 में आ चुका है, बट रूल यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ठीक है। देन 22, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स। एक सिंगल वर्ब जो होती है वो 2 सब्जेक्ट को सेव करने के लिए बनी होनी चाहिए। ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स, जब दोनों सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब का फॉर्म सेम रहता है, इन दैट केस में आपको जो आपकी सिंगल वर्ब है वो दोनों सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर सकती है। इनकरेक्ट सेंटेंस में फॉर्मेशन दिया हुआ है, आई एम 17 ईयर्स
ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। तो आई जो है वो भी सिंगुलर है, माई सिस्टर है वो भी सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है। आई के साथ में एम लगा हुआ है और माई सिस्टर के साथ में कुछ नहीं लगा, तो आपको माई सिस्टर के साथ में भी कुछ लगाना पड़ेगा। सो आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज़ 14। तो यहाँ पे एम और इज़ दो वर्ब यूज़ की गई हैं ऑक्सिलरी, एम और इज़, ठीक है। ऑक्सिलरी याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये एक सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। मॉडल वाली ऊपर हमने अभी देख लिया था, सिंपल वाली में ये इज़ एम आर आती है, सो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। सो आई के लिए सिंगुलर वर्ब है आई एम, एंड माई सिस्टर के लिए आपको अलग से सिंगुलर वर्ब लेनी पड़ेगी, माई सिस्टर इज़। ओके, सो अगेन रीड द रूल एंड देन वी विल अंडरस्टैंड मोर। सिंगल वर्ब मीन्स यहाँ पे सिंगल वर्ब एक ही सिंगल वर्ब की बात नहीं करें, सिंगुलर वर्ब है। सेंटेंस में ये लोगों ने शॉर्ट में या जल्दी लिखने में रह गया है नोट्स में, सो ये सिंगुलर आएगा यहाँ पे, मतलब एक वचन जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, सिंगुलर वर्ब, वो इस्तेमाल होगी दो सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। सो 23rd नंबर इज़ टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल। दो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं वन प्रिंसिपल वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है? सेंटेंस के अंदर टू सेंटेंस होते हैं, किसी एक बड़े सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर दो वर्ब आ सकती हैं, इससे ज़्यादा वर्ब आ सकती है। तो उसमें एक वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब को मेन काम को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और दूसरी वर्ब जो होगी वो जस्ट उसको सपोर्ट कर रही होगी, तो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहा जाएगा। तो अगर कोई प्रिंसिपल वर्ब है विथ वन प्रिंसिपल वर्ब, दो ऑक्सिलरीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये पीछे, ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज़ अप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज। आपकी जो प्रिंसिपल वर्ब है वो आपकी दो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लगाने जा रहे हो उनके साथ में प्रॉपरली फिट होती हो, तभी आप उन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल। तो यहाँ पे ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल, ना उसके पास कभी है और ना उसके पास कभी होगा, या वो कोई कुछ मिल पाएगा, फ्यूचर दोनों को दिखा रहा है। टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर, तो ना उसके पास है और ना वो कभी इतना स्ट्रॉन्ग मेजर जो है वो ले पाएगा, इतना बड़ा फैसला कोई डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी जो हैज़ और विल है ये अपनी ऑक्सिलरी हो जाएगी, और टेक ये हमारी प्रिंसिपल वर्ब है। सो ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ में अगर एडजस्ट होता हो तो हम को दोनों के साथ में दिखाना पड़ेगा आपको। तो टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल के साथ में दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ में अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर टेक एक ही बार लिया हुआ है, तो आपको टेक को दोनों के साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों के साथ में लिखना पड़ेगा। सो ही नेवर हैज़ टेकन, यहाँ पे ये हैज़ लिख दिया, फिर एंड लिख दिया, फिर विल के बाद में ये टेक जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है वो एक ही बार दिखाया जा रहा है, तो आपको ये टेक जो है या हैज़ के पास में भी रखना पड़ेगा। सो ही नेवर हैज़ टेकन, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही नेवर हैज़ टेकन, उसने कभी नहीं लिया है, एंड वो आगे भी ले नहीं पाएगा। पास्ट से प्रेजेंट परफेक्ट तक की कंडीशन में उसने अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, और आगे फ्यूचर में भी वो नहीं ले पाएगा। नेवर विल टेक, तो विल टेक, ये टेक वर्ब जो है वो अपने थर्ड फॉर्म के साथ में हैज़ के साथ में लगानी है। मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब्स, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में एक प्रिंसिपल वर्ब को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ वो सूट होनी चाहिए तभी। द नेक्स्ट रूल इज़ 24, व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑक्सिलरी टू प्रिंसिपल वर्ब्स इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ। ऊपर हमने देखा टू ऑक्सिलरी एक प्रिंसिपल वर्ब, जब यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऊपर टू थी, ठीक है, ऊपर वाले रूल में टू ऑक्सिलरी थी, यहाँ पर वन ऑक्सिलरी है, वन ऑक्सिलरी, तो ये और वन ऑक्सिलरी और टू प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। ऊपर वाले केस में टू ऑक्सिलरी थे और वन वाले प्रिंसिपल वर्ब थी, ठीक है, ये वर्ब थी, ये यहाँ पे एक वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, ऊपर एक थी ये दो, तो ये उसका अपोजिट रूल है। सो व्हेन देयर इज़ वन ऑक्सिलरी टू प्रिंसिपल वर्ब इट शुड बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के साथ में ठीक से
रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो 10 कैंडिडेट्स हैव पास 1 फेल्ड, 10 कैंडिडेट हमारे जो हैं वो पास हो गए एंड एक फेल हो गया। तो हैव जो है हमारा ऑक्सिलरी है, और पासिंग जो है पास एंड फेल, ये दो हमारी प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। पास होना और फेल होना, दीज आर द प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है। दिस पास एंड दिस फेल प्रिंसिपल वर्ब्स है। तो उनके साथ में ऑक्सिलरी जो है वो एक ही लगी हुई है। तो क्या वो दोनों को फुलफ़िल कर रही है? तो जी नहीं, दोनों को फुलफ़िल नहीं कर रही है। रीज़न, क्योंकि यहाँ 10 कैंडिडेट्स के लिए हैव तो राइट है, बट 1 कैंडिडेट के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर हैज़ लगाना पड़ेगा। मीन्स हैज़ हैव जो है वो एक ही वर्ब का ग्रुप है, बस सिंगुलर और प्लूरल वाले फॉर्म में आता है। हैज़ जो होता है वो सिंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो 10 कैंडिडेट्स आर प्लूरल, तो हैव लिखा हुआ है, लेकिन 1 जो है उसके लिए नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे हैज़ लगाना पड़ेगा। तो ये लगाया हमने। 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड एंड 1 और कॉमा 1 हैज़ फेल्ड। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही है हमारी एरर थी। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से रूल्स हैं, ये जल्दी से लोगों को याद नहीं रहते हैं, किसी को याद नहीं रहते हैं। बस ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मोर एंड मोर सेंटेंस आपको सर्च करने पड़ते हैं, एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। देन एंड देन वी कैन रिमेंबर दिस रूल्स, बिकॉज सारे रूल्स आप रट नहीं सकते, ना ही याद कर सकते हो, बट वी कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करोगे, दिस रूल्स विल बी stored in your brain or very nicely. 25 number, past tense in the main clause should be followed by past tense। अच्छा, ये तो इजी वाला है। अगर आपके एक सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो गई है, तो आपके कोई कंजक्शन हो या कुछ भी, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आएगा तो वो भी पास्ट में ही रहेगा। एग्जाम्पल, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। तब यहाँ सक्सीडेड पास्ट टेंस है, ठीक है, सक्सीडेड पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे वर्क्स प्रेजेंट टेंस कर दिया, तो पास्ट के बाद में प्रेजेंट कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए करेक्ट होगा सक्सीडेड देन वर्कड हार्ड। वो सफल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने मेहनत की थी, सफल होने के पहले उसने मेहनत की थी। ऐसा तो होता नहीं है कि लोग जब बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद में पढ़ने बैठते हैं ना। जो पढ़ने वाला काम है, हार्ड वर्क जो है, वो एग्ज़ाम के पहले किया जाता है, मीन्स वो और पास्ट टेंस में। तो इस तरह से थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। देन 26 नंबर, पास्ट टेंस इन मैन क्लोज। अब ये इस तरह के सेंटेंस है जिसके अंदर दो सेंटेंस होंगे, एक मेन सेंटेंस होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मीन्स छोटा सा सेंटेंस होगा जो फर्स्ट वाले मेन क्लॉज के साथ में रिलेशन में होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता होगा। उसके अकेले की मीनिंग थोड़ी उतनी ज़्यादा सेंसिबल नहीं बनती होगी, और उन्हीं को ध्यान में रख करके रूल है। सो अब पास्ट टेंस इन मैन क्लॉज में बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। कुछ हद तक कुछ केसेस में ये प्रेजेंट टेंस से फॉलोड हो सकता है इन सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये तो हमको पता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देख चुके हैं पहले रमेश सर की वीडियो में। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता नहीं है, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस है, उसका रूल यहाँ पे दिया हुआ है। आवर टीचर सेड और आर टीचर सेड दैट अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। यहाँ मूव्ड जो है वो पास्ट टेंस में दिखा रहा है, ठीक है। तो अर्थ आज भी राउंड शेप में ही घूमती है, इसलिए वो मूव्ड वर्ड करेक्ट नहीं होगा, और आने वाले हज़ारों सालों तक वो राउंड शेप में ही मूव करेगी। सो मूव्स रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो इतना ये वाला इजी था, ठीक है। दैन 27 नंबर, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कम्स आफ्टर लेस्ट। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना है। ये लेस्ट वाले जो सेंटेंस है, नहीं तो या कहीं तो, इस तरह का इसका मीनिंग निकलता है। अभी हम देखते हैं। तो लेस्ट अगर आता है और उसके बाद में कोई सबऑर्डिनेट क्लोज आता है, मीन्स व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज, एक छोटा सा सेंटेंस कम्स आफ्टर लेस्ट, लेस्ट नाम के बाद में आता है, तब ऑक्सिलरी वर्ब जो शुड होती है वो भी वहाँ पर आएगी। लेस्ट के साथ में शुड हमेशा लगता ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉट एवर बी द टेंस, कोई भी टेंस हो ऑफ द वर्ब इन द मैन क्लोज, मैन क्लोज में कोई भी वर्ब हो, लेकिन अगर लेस्ट है तो शुड आएगा ही आएगा, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो। अगर लेस्ट वर्ड आया हुआ है तो नेक्स्ट जो क्लॉज वाला सेंटेंस होगा वो शुड ज़रूर बियर करेगा। एग्जाम्पल इनकरेक्ट वाला, वी स्टार्ट अर्ली, हम जल्दी स्टार्ट करते, लेस्ट वी सेल मिस द ट्रेन, तो जल्दी स्टार्ट करो कहीं हम बस मिस ना कर जाएं, इस तरह का सेंस निकलता है। तो जब लेस्ट आ गया है तो अगला सेंटेंस जो है वो सेल से नहीं बनेगा, वी सेल से नहीं बनेगा। ये अगर लेस्ट आ गया है तो फिर यहाँ पे आप सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर देखो ध्यान से, वी स्टार्ट अर्ली, ये पहला सेंटेंस,
वी शैल मिस द ट्रेन, ये दूसरा सेंटेंस। तो इस तरह के 2 सेंटेंस जब साथ में आते हैं एक बड़े सेंटेंस के अंदर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, तब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल वर्ब कौन सी है या मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, मेन सेंटेंस कौन सा है और क्लॉज वाला सेंटेंस कौन सा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार वी स्टार्ट अर्ली आ गया, लेट्स भी साथ में, कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए या हम ट्रेन को मिस ना कर दें, उसको बताने के लिए आपको शुड ही लिखना पड़ेगा, चाहे टेंस कोई भी हो। उसका सेंस यही रहेगा कि वी स्टार्ट अर्ली, हमने जल्दी, वी स्टार्ट अर्ली, हमें जल्दी करना चाहिए, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, हम ट्रेन मिस कर देंगे, नहीं तो हम ट्रेन मिस कर देंगे या हमसे हो जाएगी, इस तरह का सेंस निकलता है। हमने जल्दी स्टार्ट किया और या हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो और राइट मीनिंग यही बनती है, हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट अर्ली, हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी या कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए, ऐसा भी मीनिंग मिलेगा। तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, कहीं हमारी ट्रेन छूट ना जाए। एंड 28 नंबर इज़, ये रूल लिखा हुआ है वो देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट रियल में है इजी। एडवर्ब हमें पता है ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता हो या वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो, दैट वर्ड इज़ कंसिडर एज एडवर्ब। अगर एक वर्ड है तो एडवर्ब सिंपली बोल देंगे, अगर वो पूरा फ्रेज है, मीन्स शब्दों का ग्रुप है पूरा, तो एडवर्बियल फ्रेज बोलेंगे। वो पूरा फ्रेज एक दूसरी वर्ब जो होगी उसको सपोर्ट कर रहा होगा, उसके बारे में मॉडिफिकेशन दे रहा होगा। सो ये इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब वाले, ये आप टू और एक वर्ब के बीच में नहीं लगा सकते, मतलब इन्फिनेटिव के बीच में नहीं लगा सकते। इस रूल को स्प्लिट इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, आई होप टू, ये लिखा है जो यहाँ पर आई होप टू, तो यहाँ पे आपका होप पे टू भी लिखा है और दूसरी वर्ब भी है रिप्लाई, तो इन दोनों के बीच में ये जो इमीडिएटली वाले चाचा जो घूम रहे हैं ये हमारे एडवर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए। रूल ये कहना चाहता है आई होप फर्स्ट वर्ब, रिप्लाई सेकंड वर्ब, बीच में टू, तो ये टू और सेकंड वर्ब के बीच में इमीडिएटली ये एडवर्ब वर्ड नहीं आना चाहिए कभी भी, ये यहाँ पे एरर क्रिएट करता है। सो राइट विल बी, राइट या करेक्ट सेंटेंस विल बी आई होप टू रिप्लाई, रिप्लाई टू के बिल्कुल पास आ जाएगा, आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली। अब यहाँ पे ये इमीडिएटली जो है वो रिप्लाई वर्ड को या रिप्लाई नाम के वर्ड को एडवर्ब की तरह मॉडिफाई कर रहा है टू योर लेटर। मुझे आशा है कि आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे मेरे लेटर का या तुम्हारे लेटर का। आई होप टू रिप्लाई इमीडिएटली टू योर लेटर, मैं आशा करता हूँ तुम्हारे लेटर का जल्दी रिप्लाई आने का, ठीक है। एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, इन्फिनेटिव अगेन टू वाले, टू प्लस वर्ब शुड बी इन प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ गवर्निंग वर्ब। तो जो वर्ब अभी ऑलरेडी सेंटेंस में मेन काम कर रही है, गवर्न कर रही है, और तो वो वर्ब अगर है और वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्शन को, तब हम इस प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। एक मिनट, चलिए 29 नंबर का रूल ये बता रहा है कि आपका जो इन्फिनेटिव है वो शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। कब? कि जब आपकी जो गवर्निंग वर्ब है, मीन्स जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में हुई हो या पहले हो गई हो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर, तो ये गॉन देयर मीन्स मैं वहाँ गया होता तो मुझे पसंद आया होता, इस तरह का सेंस बना रहा है। तो जो काम अभी मीन्स मैं कर नहीं पाया, लेकिन अगर किया होता तो अच्छा लगा होता, तो मैं अभी उसके बारे में लाइकिंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में कर रहा हूँ। सो इन दैट केस जो हमारी मेन वर्ब है जाने वाली, वो पास्ट टेंस की है, मीन्स हमारे पसंद करने से पहले की है। अगर गया होता तो पसंद करता मैं, तो मैं गया ही नहीं, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस वाली वर्ब को दिखा रहा है, तो इन दैट केस में आप टू का इस्तेमाल करेंगे, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल। आई शुड हैव लाइक्ड, मुझे पसंद आया होता या पसंद किया होता, टू गो देयर, अगर वहाँ जाना पड़ता तो या गया होता तो मैं उस चीज़ को पसंद करता। सो आई शुड हैव लाइक्ड टू गो देयर, तो गो जो है वो प्रायर वर्ब है, प्रायर गवर्निंग वर्ब है कि ये काम पहले हुआ है, और पसंद अगर वहाँ जाता उसके बाद मुझे पसंद आता, तो ये प्रायर वर्ब है, जाने का काम पहले होता।
जिरंड इफ़ प्रेसिडेंट, रूल नंबर 30 जिरंड। तो जिरंड मैंने बताया है बिल्कुल पार्टिसिपल जैसे ही होते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी ही लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ब जो हमारी होती है उसके साथ में आईएनजी लगाते हैं, उन्हीं को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं तब इन्हें पार्टिसिपल्स कहते हैं, और अगर ये नाउन की तरह यूज़ होते हैं दैन ये जिरंड कहे जाते हैं या जिरंड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये हैं पार्टिसिपल्स ही। तो जिरंड इफ प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन, अगर कोई जिरंड है उसके पहले प्रोनाउन आ गया है, जैसे कि ही, हिम, सी, हर, इस तरह वाले प्रोनाउन आ गए हैं, दैट प्रोनाउन मस्ट बी पॉजेसिव। तो वो प्रोनाउन जो हो पॉजेसिव केस वाला होना चाहिए, मतलब ही या हिम नहीं होना चाहिए, हिज ही होना चाहिए पॉजेसिव केस वाला, हिज। सी और हर नहीं होना चाहिए, आई मीन सी और वो हर तो दोनों सेम ही होते हैं, उसको पॉजेसिव केस में हर होना चाहिए। यू नहीं होना चाहिए, योर होना चाहिए। मी या आई नहीं होना चाहिए, माई होना चाहिए पॉजेसिव केस। माई, योर, आवर्स, देयर्स, ये पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन होने चाहिए। कब? जिरंड के पहले अगर प्रोनाउन है लगाना है तो। सो एग्जांपल, ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, तो ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग, अभी गोइंग हो गया जिरंड, गोइंग देयर, और उसके पहले मी प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मी इनकरेक्ट हो जाएगा, आपको पॉजेसिव केस लगाना पड़ेगा माई। तो ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, तो यहाँ पर एक मीनिंग इसका ये निकल रहा है कि उसने मुझे थोड़ा प्रेशराइज़ किया मी गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए। बट इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि इंग्लिश ग्रामर ये कहती है कि इनकरेक्ट से स्टार्ट, ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर, उसने मुझे एम्फेसाइज़ किया, थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया मी गोइंग देयर। तो एक तो सिंपल मीनिंग ये निकलता है, बट इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपका गोइंग आ रहा है, गोइंग देयर, गोइंग यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, जाना, वहाँ जाना एक नाउन की तरह काम कर रहा है, सो ये जिरंड है। और उसके पहले अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना है, ठीक है, गोइंग के पहले अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो आप पॉजेसिव केस में ही लगा सकते हैं इसे। ही एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर, तो यहाँ पर क्योंकि ये नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट वाला जो मी फॉर्म है वो करेक्टली सेंस नहीं बनाता, लेकिन एक नज़र पे देखने पर ये सही लगता है, बट रियल में ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये गोइंग नाउन है, तो एम्फेसाइज माई गोइंग देयर, मेरे जाने को, मुझे जाने के लिए नहीं है, मेरे जाने को, मीन्स मेरा जाना वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। माई गोइंग देयर, मेरे जाने को वो प्रेशराइज़ कर रहा था, उसने प्रेशराइज़ किया मेरे जाने को कि तुम्हें भी आना चाहिए। एंड अगर इनकरेक्ट वाले को देखते हैं तो ही एम्फेसाइज मी गोइंग देयर, तो यहाँ पे मी गोइंग देयर ये सेंस नहीं बना रहा है कि उसने मुझे एम्फेसाइज़ किया गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए। हमें एक नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि राइट है, बट रियल में ये राइट नहीं, ये गोइंग यहाँ पे नाउन की तरह है, तो मेरे जाने को उसने प्रेशराइज़ किया। इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी मीटिंग में ग्रुप, आपके दोस्तों की ग्रुप की मीटिंग हो, आपका एक दोस्त आने से मना कर रहा हो, तो इन दैट केस आप प्रेशराइज़ करेंगे या दूसरे फ्रेंड जो हैं उसको मना कर रहे होंगे कि इसको नहीं ले जाना है, लेकिन आप एम्फेसाइज़ करो कि नहीं, इसको तो, इसका जाना ज़रूरी है, इसको वहाँ का आइडिया है, उसने वो जगह देखी हुई है, तो हमें हेल्प करेगा, हमको प्रॉब्लम होगी तो ये उस वहाँ पर हैंडल कर सकता है। तो वो एम्फेसाइज़ कर रहे हैं, हम उसके जाने को एम्फेसाइज़ कर रहे हैं। और इनकरेक्ट वाले सेंस में ही एम्फेसाइज मी गोइंग देयर, तो इसमें सेंस ये निकल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड को ही एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए, बट इंग्लिश में इसको रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 31, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब वो हैव बीन गोइंग वाला फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस पर परफेक्ट कंटिन्यूस का, वो इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट। अच्छा, ये तो इजी वाला है कि पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो वो सिंपल पास्ट में लिखा होगा, तो आगे भी सेकंड वाला जो होगा उसको हम ये परफेक्ट कंटिन्यूस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड विथ एडवर्बियल ऑफ टाइम। टाइम का जो एडवर्ब होता है, मीन्स जो टाइम को शो कर रहा है और साथ में एक वर्ब को मॉडिफाई भी कर रहा है, इस तरह का वर्ड, एक ऐसा शब्द जो टाइम को रेफरेंस दे रहा है लेकिन साथ में
वर्ब जो है उस सेंटेंस की उसको भी मॉडिफाई कर रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम सिंस, फॉर या हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, इनकरेक्ट, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। तो यहाँ पे इन में स्पेलिंग छूट गई है। सो आप इस ऑफिस में कब से, कितने समय से काम कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पास्ट टेंस में काम शुरू हुआ था और अभी भी चालू, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो रहा है। आर वर्किंग, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखा रहा है। लेकिन रियल सेंस क्या बन रहा है कि आपने काम करना तो काफ़ी लंबे टाइम पहले स्टार्ट कर दिया था और वो अभी भी चल रहा है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो ये रूल ईजी था, ये टेंस में से लिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिया गया है। अगर कोई काम पास्ट टेंस में स्टार्ट किया गया है और सिंस या फॉर नाम का एडवर्बियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तो हाउ लॉन्ग से हमने दिखा दिया, कुछ सेंटेंस में सिंस या फॉर से भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 32, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन। अगेन एक वर्ब, कोई वर्ब है उसके आगे प्रीपोजिशन है तो वो जिरंड ही होना चाहिए। मीन्स वो वर्ब जो, जैसे कि मैं बोलूँ कि गो है, गो के पहले मुझे प्रीपोजिशन टू रखना है तो टू गोइंग ही आएगा, तो वो जिरंड ही माना जाएगा। टू गोइंग है उसको जिरंड एज ए नाउन कंसिडर किया जाएगा। सो देखते हैं ये रूल कैसा है। दे वेयर पनिश्ड फॉर कम लेट, तो यहाँ फॉर हो गया प्रीपोजिशन, कम हो गया सेकंड वर्ब। फर्स्ट वर्ब जो है वो हमारी पनिश है, फर्स्ट वर्ब इज़ पनिश, सेकंड वर्ब इज़ कम, और तो सेकंड वर्ब के पहले प्रीपोजिशन है। तो ये रूल ऐसा कह रहा है कि आपकी जो वर्ब है उसके पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आता है तो हमारी जो वर्ब है उसको हम जिरंड के फॉर्म में ही लिखेंगे। मतलब आप कम नहीं लिख सकते, आपको कमिंग लिखना पड़ेगा अगर वर्ब आ रहा है, प्रीपोजिशन पहले आ रहा है तो। सो दे वेयर मीन्स मोस्टली इन्फिनेटिव में तो टू आता है, लेकिन टू के अलावा अगर कोई दूसरी वर्ब प्रीपोजिशन आ रही है इन दैट केस तो दे वेयर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, देर से आने के लिए। देर से आना यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कमिंग लेट, देर से आना, तो ये यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे जिरंड कहा जा रहा है। और प्रीपोजिशन जो है वो टू के अलावा है, फॉर। तो किसी भी सेकंड वर्ब के पहले अगर प्रीपोजिशन दिया हुआ है तो हमारी जो सेकंड वर्ब है वो जिरंड फॉर्म में ही आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में ही आनी चाहिए। रूल नंबर 33, ये भी ईजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ नॉट यूज्ड इन द क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंडीशन। फ्यूचर वाला टेंस जो होता है हमारा विल शेल वाला, वो टाइम, प्लेस या कंडीशन दी हो तो इस तरह के प्लेसेस में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल, आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, टिल यू विल फिनिश योर वर्क, तो तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर लोगे। तो देख, एक तरह से देखा जाए तो हम सही बोल रहे हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक आप काम ख़त्म नहीं कर लेते या कर लोगे। बट यहाँ पे मोस्टली लेते वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में, तो दोनों को फ्यूचर टेंस में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक को प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है कि अभी आप काम कर रहे हो तो आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा, तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। तो आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते हो। तो यू फिनिश, विल नहीं लगाते हैं, यू फिनिश योर वर्क। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इसमें से एरर वाले सेंटेंस में एक सेंटेंस आता ही आता है कि आई शैल वेट फॉर यू एंड टिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक आप अपना काम ख़त्म नहीं कर लेते। यहाँ पे टिल यू विल नहीं लिखना है, ओनली सिंपल प्रेजेंट में ही दिखाना है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करना है सेंटेंस को। 34 रूल, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारे जो रूल्स हैं वो टेंसेस से रिलेटेड, तो ये थोड़े इजी भी हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ नॉट यूज्ड, जैसे हैज़, हैव, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला जो टेंस है वो, उसका इस्तेमाल नहीं होता है विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे। अच्छा, आपके एडवर्ब यस्टरडे या 99 समय दिया हुआ है तो ये सिंपली हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन दोनों को हम इजीली पहचान सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी इजीली पहचान सकते हैं। तो यस्टरडे और 99 ये
टाइम को दिखाने वाले जो एडवर्ब नाम के वर्ड्स हैं, अगर वो हैं तो हमें पहचान में आ जाना चाहिए कि हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है, लेकिन वो किसी और टेंस में लिखे हुए हैं तो वो रॉन्ग है। एग्जांपल, आई हैव बॉट ए साइकिल यस्टरडे, मैंने कल एक साइकिल ख़रीदी है, ऐसा। जब यस्टरडे वर्ड लिखा हुआ है तो आप उसे ओनली पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट में ही लिखेंगे। आई बॉट, नॉट हैव बॉट। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, मैंने कल साइकिल खरीदी। है नहीं लगाना, हिंदी में है लगा देते हैं। सो ये आपको हैव रिमूव कर देना है और सिंपली बॉट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखना है। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे, जब आपको यस्टरडे टाइम और टाइम दिखाने वाले एडवर्ब आते हैं तब। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन, दो पुराने पास्ट एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो घटनाएं जो हैं आप पुराने ज़माने की बता रहे हैं, दो घटनाएं आप पुराने ज़माने की बता रहे हैं, तो एक को आप पास्ट इंडेफिनिट में बता रहे हैं तो उससे भी पुरानी वाली जो घटना होगी उसको आप पास्ट परफेक्ट में दिखाएंगे। एग्जांपल इनकरेक्ट वाला, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, तो ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे ये रीच्ड और लेफ्ट दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन तो उसके पहले निकल गई, तभी तो मैं ट्रेन को पकड़ नहीं पाया। तो ट्रेन का जो जाने का काम था वो तो और भी पुराना था। तो और पुराने वाले एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नीचे हेड लगा दिया है, दिख रहा है यहाँ पे हेड लगा दिया है, और ये सिंपल पास्ट में रहने दिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, और उससे भी पुराना जो इंसिडेंट है उसको आप परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये सिंपल रूल था अपने उसका टेंस का, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। रूल नंबर 35, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर, दो मॉडल ऑक्सिलरी साथ में इस्तेमाल नहीं कर, जैसे कि मस्ट, शुड, माइट और कैन, ये एक साथ में नहीं कर सकते। उनको अगर आपको साथ में दिखाना है तो आपको एंड वगैरह कंजक्शन कुछ लगाने पड़ेंगे। एग्जांपल के तौर पर इनकरेक्ट दिया हुआ है, ही शुड मस्ट डू इट, तो शुड और मस्ट ये दोनों ही ऑक्सिलरीज है, शुड एंड मस्ट बोथ आर ऑक्सिलरीज, तो दोनों को आप साथ में नहीं दिखा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर दिखाना है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ही शुड एंड मस्ट डू, से चाहिए और करना ही चाहिए उस चीज़ को, ही शुड एंड मस्ट डू इट। रूल नंबर 36, व्हेन नीड और डेयर इज़ फॉलोड बाय नॉट। अच्छा, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो के बताया था कि अगर नीड नॉट और डेयर नॉट आते हैं तब आपको बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। मतलब नीड नॉट, अगर नीड नॉट है और डेयर नॉट आपके सेंटेंस में वर्ब के तौर पर है तो आपको टू लगा करके दूसरी वर्ब नहीं लिखनी है, उसको बिना टू के ही लिख देना है। एग्जांपल इनकरेक्ट वाला, ही नीड नॉट, यहाँ पे नीड्स नॉट डू इट, तो एक तो नीड नॉट जब आता है तो आपको सेंटेंस में ये टेंस का एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली नीड नॉट ही रहेगा। करेक्ट होगा नीड नॉट डू इट, और डू के आगे टू भी लगा अगर होता तो भी रॉन्ग होता। सो नीड नॉट टू डू इट अगर होता, जैसे कि पहले ये आ चुका है, ये डू के पहले अगर यहाँ टू लगा होता तब भी ये रॉन्ग होता, तो हम टू को हटा देते। और यहाँ पे ये टेंस वाली गलती दिखा रहा है कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, ये नहीं आएगा। नीड कोई टेंस वेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली नीड नॉट ही लिखते हैं, वो पूरा एक वर्ब की तरह काम करता है। और डेयर्स नहीं करना है, डेयर्स नॉट नहीं करते हैं, सिंपली डेयर नॉट ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये बी और सी हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, रूल 36 तक कंप्लीट कर लिया है। देन नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द रूल नंबर 37 ऑन टॉपिक विल बी यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड रीड मोर एंड मोर, सॉल्व मोर और मोर एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।